हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ संस्कृति, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन, इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम सभी लोग समझेंगे और साथ में उन्हें अपनी कॉपी में कैसे तैयार करना है ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट जो कि हमेशा रहती है कि यदि इसी पाठ के सारांश को आपने सुना नहीं है तो प्लीज़ इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर उस पाठ के वीडियो को सुन सकते हैं, सारांश को सुन सकते हैं। इस वीडियो के प्रश्नोत्तर के वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसकी लिंक दी है, तो आप वहां से भी उस वीडियो को सुन सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक बार सारांश को ज़रूर सुन लीजिए ताकि आप लोगों को प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ आ सके, आपको रटना नहीं पड़े। आप एक दो बार जैसे ही प्रश्नोत्तरों को सुनेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ एक कठिन शब्द तो जो थे वो भी मैंने लिखे हुए, उनके अर्थ तो वो भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, उनसे आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लोगों को क्यों नहीं समझ आता है कि सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं कि लेखक के अनुसार सभ्यता संस्कृति शब्द का अर्थ जाने बिना दोनों शब्दों का प्रयोग करना, मतलब कि लोग दोनों शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं और उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हमने भी सामान्यतः देखा होगा अपनी बोलचाल की भाषा में कि कई बार कई शब्दों के अर्थ हमें पता नहीं रहते हैं, लेकिन हम दूसरे के मुंह से सुनने के बाद उसका प्रयोग करने लगते हैं, जबकि हमें उसका वास्तविक अर्थ पता नहीं रहता है। दूसरा है, लेखक अनुसार लोग दोनों शब्दों के आगे विशेषण रूप शब्द लगाकर भी अर्थ कुछ कुछ समझ आता है, पर कभी कभी उस अर्थ को गलत ही समझा जाता है। मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों शब्दों के आगे कुछ विशेष रूप से कुछ विशेषण के शब्द लगा देते हैं, तो अर्थ कुछ कुछ तो उन्हें समझ में आता है, पर अधिकतर ऐसा ही होता है कि वे शब्दों के अर्थ वो गलत ही समझते हैं। कई बार लोग दोनों शब्दों का अर्थ अपनी धारणाओं के अनुसार लगाते हैं, और ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी होती है कि लोग अपने हिसाब से शब्दों का अर्थ लगा लेते हैं। कई बार आपस में भी हम लोगों ने देखा हो कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो लोग स्पष्टीकरण देते हैं, नहीं नहीं हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन सामने वाला उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह उस बात का अर्थ अपने ही हिसाब से लगाए हुए होता है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। तो इसका उत्तर है कि आग की खोज बहुत महत्वपूर्ण खोज रही। कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, मतलब जितने आविष्कार हुए वो किसी न किसी आवश्यकता पर आधारित थे। कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति आग की खोज के पीछे प्रेरणा रही, जैसे ठंड से बचाव, अंधेरे और जानवरों के भय से मुक्ति आदि। आग की खोज मनुष्य के लिए बड़ी ही प्रसन्नतादायक रही होगी। तो यहाँ पर वे आग की खोज को बड़ी इसलिए बता रहे हैं कि इससे कई तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। और रही बात प्रेरणा की, तो संभव है कि आग की खोज के पीछे प्रेरणा ये रही हो कि ठंड से भी बचाव हो जाता है, अंधेरे में यह प्रकाश करने के लिए काम आती है, जानवरों के डर से भी आग की सहायता से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो उत्तर है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें निम्न विशेषताएं हों। पहली, जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर नई खोज करता है, मतलब कि जो अपनी योग्यता को पहचाने, प्रतिभा को पहचाने और उससे कुछ ना कुछ अच्छी नई सकारात्मक सोच रखे और नई खोजें करे। दूसरा, जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए सोचता और उसी दिशा में कार्य करता है, उसकी सोच अपने लिए नहीं होकर लोगों की भलाई के लिए होती है। प्रश्न 4 है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों। तो उत्तर है कि न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे लेखक तर्क देते हुए कहता है कि संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी प्रतिभा योग्यता के आधार पर समाज मानव के हित में आविष्कार करता है, उसको हम संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। न्यूटन ने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जो न्यूटन से भी अधिक ज्ञान रखते हैं, परंतु उन्हें सभ्य कहा जाता है, संस्कृत नहीं। इसके विषय में मैंने विस्तार से सारांश वाले चैप्टर में समझाया है, तो यदि आपको प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत है तो आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। दूसरा तर्क देते हुए वे कहते हैं संतान को पूर्वजों की संपत्ति अनायास ही मिल जाती है, वह संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है, उसकी स्वयं की अर्जित की हुई नहीं। तो यहाँ पर ये भी एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि जिस प्रकार माता पिता की और दादा दादी की पूर्वजों की संपत्ति बच्चों को खुद से मिल जाती है, तो ये उनकी पैतृक संपत्ति कही जाती है, ये उनकी स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति नहीं होती है।
प्रश्न 5 है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो इसका उत्तर है कि जिन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा वे निम्नानुसार हैं। पहला, शरीर को सुरक्षित रखने व सर्दी गर्मी से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। दूसरा है, शरीर को विभिन्न वस्त्रों से सजाने के लिए भी सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। शरीर को ठीक प्रकार से ढकने के लिए भी संभव है कि सुई और धागे का आविष्कार किया गया होगा। अगला प्रश्न है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब क मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई हो। यह पहला है। तो उत्तर है कि भारत भूमि पर कई आक्रमणकारियों ने समय समय पर आक्रमण किए और भारत को जाति भाषा के आधार पर बांटना चाहा। आप सभी लोगों ने इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण पढ़े होंगे कि कई समय समय पर अलग अलग विदेशों से आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत को विभिन्न आधारों पर बांटना चाहा। इसी प्रकार भारत में शासन करने वाले अंग्रेजों ने भारत को हिंदू मुसलमान दो भागों में बांटना चाहा, जो कि आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने चलाई, फूट डालो शासन करो, और भारत को हिस्सों में बंटवा दिया। परंतु आज भी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एकरूपता पाई जाती है। इसके बाद ख है, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। और अगला है कि ऐसा कोई उदाहरण बताइए कि जब मानव की संस्कृति ने यह प्रमाण दिया हो कि वे एक ही हैं। जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया, ऐसा इतिहास में कई बार हो चुका है। जब जनमानस को सताने के लिए किसी व्यक्ति ने आतंक फैलाया, तब ऐसी किसी शक्ति ने जन्म लिया। उस महापुरुष ने मानव संस्कृति को एकजुट करना सिखाया। यहाँ पर उदाहरण देते हुए लिखा है कि रावण के अत्याचार को खत्म करने के लिए जब राम अवतरित हुए और कंस के अत्याचारों को खत्म करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया, तो उन्होंने समाज को एक किया और उनके अत्याचारों को, जो राक्षसी प्रवृत्तियां थी, रोका। आदिकाल के अतिरिक्त कुछ दशकों पूर्व जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, तब इसके विनाश को देखते हुए समूचे विश्व ने इसका विरोध किया था। तो प्रश्न 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए कि मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। मानव की प्रकृति हमेशा से विकास करने की रही है। वह अपनी सुरक्षा को लेकर सदा ही चिंतित रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुरक्षित रहे। मानव जब अपनी योग्यता का प्रयोग आत्महित, अपने लिए, समाज हित, समाज की भलाई के लिए आविष्कार करते हुए करता है, तो वह संस्कृति कहलाती है। परंतु जब यही आविष्कार आत्मविकास, आत्मरक्षा का चिंतन जब मनुष्य विनाश की तरफ ले जाते हुए करता है, तब यह मानव की असंस्कृति ही कहलाती है। इसके बाद अगला विषय है रचना और अभिव्यक्ति का। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से मैंने तैयार किया है कि सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सभ्यता बाहरी है, संस्कृति आंतरिक है। संस्कृति से आशय उन सूत्रों से है जो हमारे आदर्श पुरुषों ने, मनीषियों ने अपने अनुभवों के आधार पर मानव के हित के लिए प्रतिपादित किए। ये अनुकरणीय सूत्र संस्कृति है। मतलब कि इन सभी ने हम सभी को अच्छे विचार दिए और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, यह सोच हम सभी के दिमाग में स्थापित की। तो ये हमारी संस्कृति है। सभ्यता जीवन जीने की कला है, यह बदलती रहती है। एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सभ्यता का पालन करता है। जैसे घर में, तो हम उदाहरण देखिए दिया हुआ है कि जैसे घर में जूते उतार कर भोजन करते हैं, तो वहीं बाहर कहीं उत्सव आदि में यानी पार्टी वगैरह में आप लोग जाते हैं तो खड़े होकर और जूते पहनकर भोजन करते हैं। तो सभ्यता को हम रीति रिवाज भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है भाषा अध्ययन का। उसके अंतर्गत बताया गया है कि निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह करके समास का भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका विग्रह भी करना है और उस समास का नाम भी लिखना है। मैंने आप सभी की कॉपीज़ के लिए ये एक्सरसाइज हल कर कर दे दी है, ये अभ्यास सॉल्व कर कर दे दिया है। आशा है कि आप लोगों को समास तो आते ही होंगे, उनकी परिभाषाएं, उन शब्दों का विग्रह कैसे करना है, कैसे पहचानना है कि यह कौन सा समास है। लेकिन यदि नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे आप लोग कहेंगे उसके अनुसार मैं आगे के वीडियोस उस विषय को लेकर बनाऊंगी। अगला विषय है पाठ्येतर सक्रियता। स्थूल भौतिक कारण ही आविष्कारों का आधार नहीं है। इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो ये आप अपने स्कूल स्तर पर भी कर सकते हैं कि डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद की प्रतियोगिता, और विषय होगा उसका कि स्थूल भौतिक कारण ही आविष्कारों का आधार नहीं होते, कई और अन्य कारण भी हो सकते हैं। अगला है उन खोजों और आविष्कारों की सूची तैयार कीजिए जो आपकी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं।
तो यहाँ आकर ये आपका पाठ संस्कृति खत्म होता है। मैंने आप सभी लोगों को ये पाठ अब पूरा करा दिया है। इसके सारांश के लिए मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया था और अब ये प्रश्नोत्तरों का वीडियो था। तो बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तब तक प्रश्नोत्तर याद कर लीजिए और सारांश को समझ लीजिए। थैंक यू बच्चों।